हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम कर रहे हैं सेक्शन 25 टू 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि पार्ट 4 ऑफ लिमिटेशन से डील कर रहा है। पार्ट 4 कह रहा है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। तो सेक्शन 25 से हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 25 क्या कह रहा है? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ईजमेंट क्या है। ईजमेंट का राइट ये है कि सेक्शन 2 क्लॉज 5 में बताया गया है, डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ईजमेंट का यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टीज ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, लेकिन वो एक पार्टी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे कुछ राइट्स को यूज कर रही होती है, तो उस चीज को हम ईजमेंट कहते हैं। तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहा है उसकी इंटरप्शन के बिना, तब उसका कुछ एक प्रिस्क्राइब टाइम दिया है जो कि 20 इयर्स है। उस टाइम पीरियड के बाद वो ईजमेंटरी राइट जो होता है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। यहाँ पे ईजमेंटरी राइट ही एब्सोल्यूट होगा, ओनरशिप नहीं एब्सोल्यूट हो जाएगी, ओनरशिप नहीं बंदे को मिल जाएगी। यहाँ पे जो ईजमेंटरी राइट है, जिस चीज को वो इंजॉय कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक बंदे का खेत है, वो एडजॉइनिंग है, ठीक है। तो जो ए का खेत है, मान लीजिए यहाँ पे ये ए का खेत है और ये बी का खेत है, ठीक है। तो अब ए ने क्या किया, जब वो बी के खेत में से ही उसने रास्ता बना दिया, यहीं से वो उसने गुजरना यहीं से शुरू कर दिया। जो मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ से ना जाके उसने यहीं से जाना शुरू कर दिया, और बी ने इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अगर ये चीज 20 साल कॉन्टिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन चलती रही, तो ए का यहाँ से जाने का रास्ता एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये नहीं है कि उसकी बी की प्रॉपर्टी पे राइट हो जाएगा, नहीं, जो यहाँ से जाने का राइट है, ईजमेंटरी राइट है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। ईजमेंटरी राइट में अब ये क्या है, ये डोमिनेंट हेरिटेज है, जो डोमिनेंस कर रहा है बी की प्रॉपर्टी पे, और बी क्या कर रहा है, उसको सर्व कर रहा है। तो बी क्या है, सर्विएंट हेरिटेज, ठीक है। तो ईजमेंट में ये दोनों टर्म्स होती हैं, डोमिनेंट और सर्विएंट, ठीक है। अब सेक्शन 25 क्लोज 1 क्या कह रहा है कि अगर असेस या यूज ऑफ लाइट या एयर है, या पानी के को यूज करने का, या असेस, एक यहाँ पे चीज है, वर्ड यूज किया है, असेस एंड यूज। ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास असेस है कि भाई आप यहाँ से यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे, तो यूज नहीं है ना, तो वहां पे कोई राइट नहीं बनेगा। असेस भी होना चाहिए और उसको यूज भी करना चाहिए। तो ये अपने एंड है, वो मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वाटर कोर्स का है या कोई और भी ईजमेंट है, अगर बंदे ने वो पीसफुली इंजॉय कर रहा है। पीसफुली इंजॉय करने का मतलब ऐसा है कि मैंने, मान लीजिए मैं ये यहाँ पे बी को ऑब्जेक्शन है, बी बार बार उसको रोक रहा है, उसने इस चीज को रोकने के लिए कोई अपनी तरफ से फोर्स भी यूज की है, तो यहाँ पे पीसफुली इंजॉयमेंट नहीं हुई, और वो इंजॉय भी वो कर रहा है, ओपनली कर रहा है, वो चीज सबको दिख रही है, विजिबल भी है और मैनिफेस्ट भी है। ये चीज पीसफुल भी होनी चाहिए, ओपन भी होनी चाहिए, और सबको पता होना चाहिए कि ये चीज ऐसे, मतलब जो ए है वो बी की प्रॉपर्टी से इस राइट को इंजॉय कर रहा है, और एज एन ईजमेंट ही यूज करना है, मतलब वो उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं शो कर रहा, वो कह रहा है कि बस मुझे जाने का रास्ता दे दीजिए, तो वो चीज क्या है, एज एन ईजमेंट। इसमें इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ना ही ये ए की प्रॉपर्टी है,
वो किसी बी की प्रॉपर्टी पे अपना राइट यूज कर रहा है, ईजमेंटरी राइट यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, ठीक है। और विदाउट इंटरप्शन, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए बी की तरफ से। अगर उसने इस चीज को रोकने के लिए अपनी तरफ से कुछ एक्ट किया है तो वो चीज इंटरप्शन में कवर होएगी, फिर उसका जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं बनेगा। यहाँ पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज है कि यहाँ पे पर टेस्ट मान लीजिए बी ने उसको कह दिया कि तू मेरे रास्ते से मत आया जाया कर, मेरे खेत से मत आया जाया कर, वर्बली डिनाई कर दिया या उसने उस चीज को कहा है कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो चीज सफिशिएंट नहीं है। वहां पे ये चीज होनी चाहिए कि बी ने अपनी तरफ से कोई एक्ट भी किया होना चाहिए जिससे वो रोके। मान लीजिए उसने कोई फेंसिंग लगा दी उस रास्ते पे कि अगर कल को ए उसको उसमें से निकल के जाएगा तो फिर वो ट्रेसपास कहलाएगा। तो अगर बी ने अपनी तरफ से वर्बली एक कम्युनिकेट कर दिया लेकिन उसने कोई अपनी तरफ से एक्ट नहीं किया, देन वो सफिशिएंट नहीं होगा। और इसी एक्सप्लेनेशन में एक और चीज कही है कि जो इंटरप्शन है वो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। मान लीजिए उसने 2-3 महीने के लिए वो फेंसिंग लगा दी, उसके बाद 3 महीने बाद उसने खुद ही फेंसिंग हटा दी, तो अब यहाँ पे 3 महीने उसने फेंसिंग लगा के रखी लेकिन वो 3 महीने की इंटरप्शन में काउंट नहीं होगी जब तक वो इंटरप्शन पूरे 1 साल या 1 साल के ज्यादा टाइम के लिए ना हो। और नेक्स्ट है कि ये एब्सोल्यूट राइट कब होगा। हमने बात की बाय प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि कितना टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, 20 ईयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी पीसफुली एंजॉय कर रहे हैं एज एन ईजमेंटरी राइट और विदाउट इंटरप्शन 30 सालों के लिए, तब वहां पे भी हमारा ईजमेंटरी राइट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में 20 साल और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में 30 साल, ठीक है। तो क्लोज वन मेरे हिसाब से आप सबका क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी के दोनों के प्लॉट्स हैं। आज ए ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और उसने यहाँ पे विंडोज बना दिए जिससे कि उसको लाइट और एयर आ रही है, ठीक है। अब ये विंडोज अगर मान लीजिए 20 साल तक बी को पता था कि यहाँ पे ए ने ऐसे विंडोज वगैरह बना ली हैं लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया और ये भी चीज 20 साल कॉन्टिन्यूसली ए ने एंजॉय की। अब 20 साल बाद अगर बी इस प्रॉपर्टी पे अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है तो उसको ये क्योंकि उसका राइट एब्सोल्यूट बन चुका है तो अब उसको इन तीनों जगह पे अपनी कंस्ट्रक्शन ऐसे करनी पड़ेगी कि इन विंडोज को ये विंडोज बंद नहीं हो रही हैं। अगर ये बंद हो गई तो ए उसके अगेंस्ट अपने ईजमेंटरी राइट को वायलेट करने का सूट फाइल कर सकते, ठीक है। अब क्या 20 साल बाद उसका अपने आप राइट बन जाएगा, ईजमेंटरी राइट अपने आप एब्सोल्यूट हो जाएगा? नहीं। जब 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो ए को अपने फेवर में एक डेक्लारेटरी डिक्री लेनी पड़ेगी ईजमेंटरी राइट को एब्सोल्यूट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब 25 क्लोज 2 क्या कह रहा है कि वो कितने टाइम के अंदर अंदर डेक्लारेटरी डिक्री ले सकता है। तो डेक्लारेटरी डिक्री लेने का टाइम पीरियड है 20 साल कंप्लीट होने के बाद 2 साल। अगर ए ने 2 साल के अंदर अंदर अपना सूट फाइल नहीं किया तो उसका जो ईजमेंटरी राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा और उसका
पीरियड जो है वो बार हो जाएगा, ठीक है। पर मान लीजिए इसमें क्या है, मान लीजिए इसने 22 साल तक अपना राइट यूज कर लिया, 22 साल तक बी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, अब उसने 22 साल बाद ऑब्जेक्शन रेज की है तो उसको 2 साल हो गए, और सॉरी 20 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिस दिन बी ने ऑब्जेक्शन रेज किया उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर ए अपना सूट फाइल नहीं करेगा, डेक्लरेटरी सूट फाइल नहीं करेगा, तो उसका जो एक्विजिशन है वो ईजमेंटरी राइट है वो बार हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 25 क्लोज 2 क्या कह रहा है कि आपने जिस दिन ऑब्जेक्शन हुई है उसके 2 साल के अंदर अंदर सूट फाइल कर देना है। और तीसरी चीज क्या है, वही कि सेक्शन 25 क्लोज 3 क्या कह रहा है, गवर्नमेंट सूट के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कि वहां पे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 30 इयर्स की है। और एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही क्लियर कर ली है कि जो इंटरप्शन है वो एक्चुअल फिजिकल इंटरप्शन होनी चाहिए, कोई एक्ट हुआ होना चाहिए, मेयर प्रोटेस्ट या वर्बल डिनायल सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी चीज जो इंटरप्शन है वो कम से कम 1 साल के लिए होनी चाहिए। अगर उसके कम टाइम के लिए इंटरप्शन है, मान लीजिए 8 महीने की, 6 महीने की, तो वो हम इंटरप्शन में काउंट नहीं करेंगे। सेक्शन 25 तो ये चीज क्लियर कर रहा है। अब सेक्शन 26 क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर और सर्वेंट टेनेंटमेंट। तो यहाँ पे ये एक तरीके से सेक्शन 25 की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे है, मान लीजिए यहाँ पे पहले तो रिवर्जनर का कंसेप्ट समझते हैं। रिवर्जनर क्या होता है, रिवर्जनर होता है, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है। ए का कोई इंटरेस्ट है, ए मान लीजिए माइनर है, या ए की प्रॉपर्टी बी के पास फॉर लाइफ टाइम या कुछ टाइम के लिए उसकी गार्डियनशिप में रखी हुई है, या उसके पास रखी हुई है कि जब ए या तो कैपेबल हो जाएगा या बी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी ए के पास वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे ए क्या है, रिवर्जनर है, ठीक है। या इन केस ए की डेथ प्रॉपर्टी बी से पहले हो गई तो ए के जो लीगल हेयर्स है वो रिवर्जनर्स होंगे, ठीक है। तो रिवर्जनर का ये कंसेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पे अब ये प्रॉपर्टी तो ए की है, जब ये बी के पोजेशन में थी, बी ए के बेनिफिट के लिए, तो उस टाइम पे एक मिस्टर सी है, उन्होंने ए की प्रॉपर्टी पे क्या कर लिया, ईजमेंटरी राइट बना लिया, भाई कि अपना कोई एयर या पानी वगैरह का या लाइट का असेस बना लिया। अब क्योंकि ए तो इनकैपेबल था, तो अगर उसने 20 साल पूरे भी कर लिए तब भी उसका ईजमेंटरी राइट एब्सोल्यूट नहीं होगा। सेक्शन 26 एक्चुअली इसके बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए ये सेक्शन 25 पे एक तरह से एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर मान लीजिए सेक्शन 25 के हिसाब से तो यहाँ पे सी का राइट एब्सोल्यूट बन जाना चाहिए था जिस दिन उसने 20 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन लॉ कह रहा है क्योंकि ए तो इनकैपेबल था, तो एक्चुअल अगर उस नुकसान होगा वो किसका होगा, वो ए का होगा। तो यहाँ पे ए को किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए हमारे लॉ में ये प्रोविजन रखी है कि जब तक इसकी प्रॉपर्टी इसके पास है तब तक ये राइट एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ईजमेंट अगेंस्ट सच अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ रेजिस्टेंस बट ही इज एन इंटरेस्टेड पर्सन। तो इंटरेस्टेड पर्सन तो है ये, लेकिन ये इनकैपेबल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसके राइट को ईजमेंट से बचाने के लिए सेक्शन 26 बनाया गया। अब कितना टाइम पीरियड एक्सक्लूड करना है, मतलब कितने टाइम पीरियड
ये बचा रहेगा। तो यहाँ पे या तो टेनेंट इन लाइफ की टाइम पीरियड तक या फिर लीज एक्सीडिंग 3 ईयर। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि मान लीजिए या तो वही ये टेनेंट इन लाइफ होता है, जिसके पास प्रॉपर्टी हमारी पड़ी होती है उसको टेनेंट इन लाइफ कहते हैं। तो या तो इसकी पूरी लाइफ टाइम तक, ठीक है, या फिर क्या है कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चली गई है। मान लो ये कैपेबल हो गया, मान लीजिए ये माइनर था, ये 18 साल का हो गया और प्रॉपर्टी वापस इसके पास चली गई है, ठीक है। अब इसने मान लीजिए 3 साल तक और इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो अब जो सी है वो कह सकते हैं कि भाई मेरा जो राइट है, ईजमेंटरी राइट है, वो एब्सोल्यूट कर दो। तो अगर जब प्रॉपर्टी रिवर्जनर के पास चली जाती है उसके बाद भी वो 3 साल तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहा, कोई इंटरप्शन नहीं कर रहा, देन जो ईजमेंटरी राइट है वो एब्सोल्यूट हो जाए, ठीक है। सेक्शन 26 ये कह रहा है और सेक्शन 25 क्या कह रहा है कि अगर 20 साल तक अगर कोई भी ईजमेंटरी राइट यूज हो गया तो वो ईजमेंटरी राइट एब्सोल्यूट हो जाए। अभी सेक्शन 25 और 26 के बाद हम कर रहे हैं सेक्शन 27, जो कि बात कर रहा है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ the period hereby limited to any person for institution or suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। वो क्या कह रहा है कि अगर लॉ ने जितना टाइम किसी बंदे को सूट फाइल करने के लिए दिया है, अगर उसका पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक सूट है और उसने अपना टाइम पीरियड निकाल दिया है, उस टाइम पीरियड निकलने के बाद उसका राइट टू सूट ही नहीं खत्म होगा, बल्कि उसका उस प्रॉपर्टी पे से भी राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 27 बेसिकली अगर हम बात करें लिमिटेशन एक्ट का जो जनरल रूल क्या है कि लिमिटेशन पास होने के बाद आपका राइट नहीं खत्म होता, लेकिन राइट टू सू खत्म हो जाता है, यही बात कर रहे थे। लेकिन जो सेक्शन 27 है वो इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है, और जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम किसी बंदे को राइट दे रहे हैं, ये किसी बंदे के राइट को डिटर्मिन कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन 27 की नेचर क्या है, ये एक सब्सटेंटिव सेक्शन है जो कि किसी बंदे को राइट कंफर्म कर रहे हैं। तो ये लिमिटेशन एक्ट के जो बेसिक जनरल रूल है उसकी एक एक्सेप्शन है। पहली ये चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये इक्विटी पे बेस्ड नहीं है, ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। और तीसरी चीज कि ये बात किस पोजेशन की कर रहा है, ये एडवर्स पोजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे किसी बंदे ने एक जबरदस्ती पोजेशन कर रखा है, एडवर्स पोजेशन कर रखा है, और उसको मैं कॉन्टिन्यूसली एक टाइम पीरियड तक बिल्कुल नहीं रोक रही हूँ, उसके अगेंस्ट कोई सूट नहीं फाइल कर रही हूँ, तब जो टाइम पीरियड लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस टाइम पीरियड के बाद मेरा उस प्रॉपर्टी पे राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 27 इस चीज की बात कर रहे हैं। अब टाइम पीरियड कितना है जो एडवर्स पोजेशन के केस में दिया गया है, तो ये टाइम पीरियड आर्टिकल 64 और 65 में बताया गया है, जिसमें भी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जिसमें एडवर्स पोजेशन के अगेंस्ट जो टाइम पीरियड है वो 12 साल बताया गया है। तो इट मीन्स अगर 12 सालों तक एक बंदे ने एडवर्स पोजेशन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, तो 12 साल के बाद उसका राइट टू सू तो खत्म होगा ही होगा,
उसका प्रॉपर्टी पे से भी राइट खत्म हो जाएगा। अब क्या जो बंदा जिसने 12 साल तक एक प्रॉपर्टी को कॉन्टिन्यूसली उस पर एडवर्स पोजेशन रखा, उसका राइट 12 सालों के बाद ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट हो जाएगा? नहीं। इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट में कहा था कि जो ये एडवर्स पोजेशन जो पर्सन है उसका राइट है जो वो ऑटोमेटिकली कंफर्म नहीं होगा। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है तो एक्चुअल ओनर तो ए है, ठीक है, लेकिन बी ने एडवर्स पोजेशन कर रखे है इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब 12 साल के बाद, ठीक है, ए अगर कोर्ट में जा रहा है कि बी ने मेरी प्रॉपर्टी को पोजेस कर रखा है, प्लीज मैं इसका ओनर हूं, मुझे इस प्रॉपर्टी पे से इस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलवाया। अगर यहाँ पे बी प्रूव कर देता है कि अब वो अपना आंसर दे रहा है कि 12 सालों से मैं इस प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजीशन में हूँ और अब इस प्रॉपर्टी पे मेरा एब्सोल्यूट ओनरशिप बन रही है, तो यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि आप ए को कहेगी कि आपका जो राइट टू सू है और इस प्रॉपर्टी पे जो राइट है वो खत्म हो गया। अगर ए बी प्रूव कर देता है कि उसने 12 सालों तक कॉन्टिन्यूसली पीसफुली इस विदाउट इंटरप्शन इस पे एडवर्स पोजेशन रखा, पर क्या बी सीधा जाके कोर्ट में डेक्लेरेटरी डिक्री ले सकता है कि भाई मैंने 12 सालों तक एडवर्स पोजेशन ले लिया, रख लिया, अब मुझे डेक्लेरेटरी डिक्री दे दो कि मेरा एब्सोल्यूट ओनरशिप हो गई? नहीं। अगर ए सूट फाइल करेगा उसके रिप्लाई में बी अपना कहेगा कि भाई मैंने 12 सालों तक एडवर्स पोजीशन ले लिया, तो वहां पे तो कोर्ट इसके राइट को कंफर्म कर देगी। अदरवाइज ये एज अ प्लेंटिव कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरा एडवर्स पोजीशन था तो मुझे अब एब्सोल्यूट ओनरशिप दे दीजिए। ठीक है, 27 में यही बताया गया है। अब हम इसके फर्स्ट शेड्यूल पे जा रहे हैं जिसमें कि आर्टिकल्स में टाइम पीरियड बताया हुआ है। तो हम सूट्स के लिए टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। हम जर्नल हमने एक क्राइटेरिया निकाला है कि कौन कौन से सूट्स में कैसे कैसे टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड लिया है। जो सूट्स है, अगर प्रीएम्पशन का सूट है तो उसमें टाइम पीरियड 1 साल का है। अगर अकाउंट्स के रिलेटेड कोई सूट है, डिक्लेरेशन का सूट है, मूवेबल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड सूट है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, या मैंडेटरी इंजंक्शंस का सूट है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड सूट है, या मेंटेनेंस का सूट है, तो वहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स। ठीक है, और अगर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के अंडर कोई भी एलियनेशन हो रही है या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात हो रही है, या फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, या हेरिडिटरी ऑफिसेज हैं, वहां पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो क्या है? 12 साल। और 30 इयर्स का टाइम पीरियड कहाँ पे होता है? अगर सूट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूट फाइल हो रहा है तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड 30 ईयर है। और अगर किसी भी प्रॉपर्टी का कोई मॉर्गेज के रिलेटेड है कोई केस, उसके फोरक्लोजर के रिलेटेड है या रिडम्पशन के रिलेटेड है, देन वहां पे टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? 30 इयर्स। और अगर टोट के केसेस हैं, ब्रीच ऑफ टोट हुआ है, तो वहां पे जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। वो 1 साल का टाइम पीरियड भी है कुछ केसेस में 3 साल तक का भी है। तो 1 to 3 इयर्स तक का टाइम पीरियड टोट के केसेस में है। और आर्टिकल 113 क्या कहता है लिमिटेशन एक्ट का? कि अगर किसी भी सूट के रिलेटेड कोई टाइम पीरियड पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया तो वहां पे टाइम पीरियड कितना होगा? 3 साल। ठीक है, और नेक्स्ट है अपील्स के केसेस में टाइम पीरियड क्या है?
देखिए ये हमने सिविल और क्रिमिनल का चार्ट बनाया है। अगर हमने किसी भी कोर्ट में अपील करनी है तो अपील का टाइम पीरियड क्रिमिनल केसेस में 30 डेज है, और सिविल केसेस में भी अगर हमने हाई कोर्ट को छोड़ के किसी कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो वहां पे 30 डेज है टाइम पीरियड। और क्रिमिनल केसेस में अगर हाई कोर्ट में भी हमने अपील फाइल करनी है, अगर निचली कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी है तो वहां पे टाइम पीरियड अपील फाइल करने का कितना है, 30 डेज। और अगर वैसे तो देखिए हाई एनी कोर्ट है तो इट मीन्स की निचली कोर्ट्स की ही बात हो रही है। अब अगर हाई कोर्ट में हमने अपील करनी है, मान लीजिए सेकंड अपील जा रही है क्रिमिनल में, तो वहां पे टाइम पीरियड कितना है, 60 डेज। और अगर डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट हमने फाइल करनी है अपील तो 30 डेज है, अदरवाइज 60 डेज है। ठीक है। और सिविल में अगर हमने हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है देन अपील फाइल करने का टाइम पीरियड क्या है, 90 डेज। और अगर हमने रिव्यू फाइल करना है तो 30 डेज, और रिवीजन फाइल करनी है वो 90 डेज का टाइम पीरियड है। और एप्लीकेशंस में टाइम पीरियड क्या है, अगर लेटर्स पेटेंट अपील है हाई कोर्ट में फाइल करनी है तो 30 डेज। अगर किसी सूट अपील या रिव्यू रिवीजन की एप्लीकेशन जो है वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट हुई है, उसके अगेंस्ट हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर करनी है। या एक्स पार्टे ऑर्डर को सेट असाइड कराना है देन ऑल्सो 30 डेज के अंदर अंदर हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर हमने अबैटमेंट जो ऑर्डर 22 है उसका ऑर्डर सेट असाइड कराना है तो 60 डेज के अंदर अंदर करवा सकते हैं। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करनी है देन ऑल्सो 60 डेज का टाइम पीरियड है। और दूसरी चीज है एसएलपी हम फाइल कब करेंगे, मतलब एसएलपी के लिए टाइम पीरियड वेरी कर रहा है। अगर एसएलपी पहली चीज तो पढ़ती तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। एसएलपी आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। ये स्पेशल लीव पिटीशन होती है अगर तो डेथ सेंटेंस है या हाई कोर्ट ने अपील को रिफ्यूज कर दिया, अगर हम उन केसेस में एसएलपी फाइल कर रहे हैं देन 60 डेज का टाइम पीरियड है। अगर और केसेस में हमने एसएलपी मान लीजिए सिविल में ही जा रही है और वहां पे नॉर्मल कोर्स के बाद जा रही है तो वहां पे टाइम पीरियड है 90 डेज। या फिर किसी पार्टी को हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, उस चीज के लिए अगर हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है तो एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम पीरियड है 90 डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिमिटेशन एक्ट को कंप्लीट कर लिया है, मेन प्रोविजंस हमने करनी है। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।